अच्छा जी, आए जरा सर हम छोटे छोटे काफी सारे बिजनेस कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन हैं, एक एक करके हम उनको नॉक डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सर, मेरे पास एक बिजनेस कॉम्बिनेशन है जिसमें नेट एसेट्स हमने अक्वायर किए 100%, जिसमें नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू 1 लाख है, कंसिडरेशन हमने 1.5 लाख की पे की है। ठीक है जी, दो नए एसेट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, टैक्स रेट इसमें 40% का दिया हुआ है, वो कह रहे हैं गुडविल कैलकुलेट करें और कोई डिफरेंस और है नहीं सर। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर मेरे पास बड़ा बेसिक बेसिक सीधे सीधे सवाल है, ठीक है जी, तो मैं आपसे कहूं सर मेरे पास नेट एसेट्स हैं सर, फेयर वैल्यू स्लैश कैरिंग अमाउंट है इसका, टैक्स बेस है, डिफरेंस है। ठीक है जी, अब बताएं सर मेरे पास नेट एसेट्स में सबसे पहले एग्जिस्टिंग नेट एसेट्स हैं, वो कितने के सर जो सवाल में आ रहा है जनाब, वो आ रहा है कोई 1 लाख का। टैक्स बेस में एज्यूम कर रहा हूँ सर इसकी 1 लाख ही है, डिफरेंस कोई नहीं है। ठीक है जी, फिर मेरे पास सर कस्टमर लिस्ट है, एक नया इंटेंजिबल आइडेंटिफाई हुआ है, हम सर करेंगे ये कि इसकी वैल्यू ले लेंगे, फेयर वैल्यू ले लेंगे, कितनी है जी 1 लाख। टैक्स बेस इसका सर हम 0, 1 लाख है 10,000 टैक्स बेस इसका हमने 0 रखना है सर। मेरे पास डिफरेंस है, कोई टैक्सेबल डिफरेंस है 10,000 रुपए का सर। फिर मेरे पास कस्टमर लिस्ट के बाद डेवलपमेंट कॉस्ट है सर। व्हाट इज डेवलपमेंट कॉस्ट सर? डेवलपमेंट कॉस्ट ये एक ऐसा इंटेंजिबल है, मैं अज्यूम कर रहा हूं, जो सब्सिडरी ने किसी जमाने में इनकर किया, गौर से सुनना, अच्छे तरीके से इसको सुनना, जो सब्सिडरी ने किसी जमाने में इनकर किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर उसके बाद में डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करने का क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, से मे भी उसके पास फाइनेंशियल फिजिबिलिटी नहीं थी, टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं थी, तो उसने डेवलपमेंट कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर दिया। डन। जब एक्सपेंस आउट कर दिया तो सीधी सी बात है सर, खर्चा किया था, एफबीआई ने अलाउ भी कर दिया, तो डेट खत्म हो गया। अब सब्सिडरी की बुक्स में डेवलपमेंट कॉस्ट नाम की कोई चीज नहीं आ रही। लेकिन जब पेरेंट ने उसको अक्वायर किया तो सीधी सी बात है वो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम तो हुआ था ना। तो सर अब पेरेंट के आने के बाद उसकी फाइनेंशियल टेक्निकल फिजिबिलिटी दोबारा आ चुकी है सर, तो अब हम उसको सब्सिडरी के इंडिविजुअल बुक्स में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये याद रखिएगा कि सर ग्रुप अकाउंट्स के अंदर हम उसको बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर हम आज उसको यूटिलाइज कर सकते हैं तो। इंडिविजुअल बुक्स में एक्सपेंस आउट हो चुका है ऑलरेडी, वो वहां रीइंस्टेट नहीं होगा। कंसोलिडेटेड बुक्स में सर डेवलपमेंट कॉस्ट दोबारा कैपिटलाइज होगी, लेके चलेंगे हम उसको एज अ सेपरेट एसेट लेके चलेंगे। ये याद रखना, ये वो इंटेंजिबल था, वो डेवलपमेंट कॉस्ट है जो सब्सिडरी ने अपनी बुक्स में एक्सपेंस आउट कर दी थी, बिकॉज के वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा था। अब जब पेरेंट ने उसको अक्वायर कर लिया तो पेरेंट ये समझता है कि पेरेंट इसको जो है वो इसको यूटिलाइज कर सकता है, तो पेरेंट सेल ग्रुप अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड करेगा। डेवलपमेंट कॉस्ट हम दे रहे थे 4,500 रुपए की, टैक्स बेस इसकी इसलिए 0 कि एफबीआर ऑलरेडी इसके अगेंस्ट डिडक्शन अलाउ कर चुका है। ठीक है जी, जब आपने खर्चा किया, सब्सिडी ने एक्सपेंस आउट किया, एफबीआर ने अलाउ भी कर दिया। ठीक है जी, फिर समरी, सब्सिडी ने इसको कैपिटलाइज किया होगा, बाद में सर इसको मसला हुआ होगा, एक्सपेंस आउट कर दिया होगा, एफबीआर ने जैसे ही आपने एक्सपेंस किया होगा डेवलपमेंट कॉस्ट का एक्सपेंडिचर उसी वक्त अलाउ कर देती है। सर सब्सिडी अपनी बुक्स में भी एक्सपेंस आउट कर चुकी है, एफबीआर भी इसको एक्सपेंस मान चुका है। अब जब सर पेरेंट ने इसको अक्वायर किया तो पेरेंट को नजर आया कि यार ये तो इंटेंजिबल एसेट के तौर पे हम लेके चल सकते हैं, तो सर सब्सिडरी के बुक्स में नहीं आ रहा, लेकिन ग्रुप अकाउंट्स के अंदर इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और सर मेरे पास एक टैक्सेबल डिफरेंस आ रहा है सर 4,500 रुपए का। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास टोटल नेट एसेट्स हैं 1,14,500 रुपए के सर, मेरे पास यहाँ ये सारी चीजें ऐड हो रही हैं 14,500 रुपए। अगर मैं डेफर टैक्स लायबिलिटी बुक करूं उस पर सर 40% के रेट से, तो वो आती है 5,800। अब बताएं अगर मैं गुडविल की कैलकुलेशन करूं तो मैं कहूंगा सर मैंने कंसिडरेशन पे की है कितने की, 1.5 लाख रुपए की। सर मेरे पास जो नेट एसेट्स हैं सर, वो नेट एसेट्स में मेरे पास सबसे पहले एग्जिस्टिंग है, कितने का जनाब, कुछ मिला के ले लेते हैं, एग्जिस्टिंग प्लस आइडेंटिफाइड 1,14,00,000। सर मेरे पास एक डेफर टैक्स लायबिलिटी है, वो भी नेट एसेट्स को कम करेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर मेरे पास जो नेट एसेट्स बच रहे हैं वो कितने हैं, वो इतने हैं सर। तो अगर मैं आपसे कहूँ गुडविल तो सर 41,300 आ रही है। अब बना इसकी जनरल एंट्री क्या पास करूंगा मैं सर, नेट एसेट्स डेबिट एक्सक्लूडिंग डेफर टैक्स लायबिलिटी 1,14,500। फिर सर मेरे पास गुडविल 41,300, कैश मेरे पास है क्या सर 1.5 लाख का। सर मेरे पास डेफर टैक्स लायबिलिटी आ रही है 5,800। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। सर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं तो सर मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में नजर आ रहा है कि मैंने 2.5 लाख रुपए के नेट एसेट्स हैं, कंसिडरेशन 375 दी है, 2 एसेट्स आइडेंटिफाई हुए हैं,
हाँ सर, एक कंटिजेंट लायबिलिटी भी आ गई है। ठीक है जी, अब एक एक करके ना एक एक चीज इसमें ऐड होती जाएगी। चले जी सर, मैं दोबारा एक इसी तरह का सेटअप बनाता हूं सर। बताएं सर, मेरे पास नेट एसेट्स, फेयर वैल्यू स्लैश कैरिंग अमाउंट, सर मेरे पास टैक्स बेस और मेरे पास डिफरेंस। ठीक है जी, नेट एसेट्स में मेरे पास सर एग्जिस्टिंग है। ठीक है जी, एग्जिस्टिंग में मेरे पास सर 2.5 लाख रुपए के नेट एसेट्स हैं और मैं अज्यूम कर रहा हूँ यही इसका टैक्स बेस भी है, इस पर कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी, फिर मेरे पास है सर कस्टमर लिस्ट। सर मैं हर सवाल में ना पिछले के साथ नया एक सेटअप ऐड करता जाऊँ। टैक्स बेस 0 है, नया आइडेंटिफाइड एसेट है सर ये। डेवलपमेंट कॉस्ट, इसको सब्सिडरी ने लात मार के बाहर फेंक दिया था, पेरेंट इसको इज्जत देके अपने पास ग्रुप अकाउंट्स में कंसोलिडेट कर रही है सर, कैपिटलाइज कर रही है। अब बताएं सर, मेरे पास एक कंटिजेंट लायबिलिटी है सब्सिडरी की बुक्स की, डे 1 की। ये है मेरे पास सर कोई 32,000 रुपए की फेयर वैल्यू। ठीक है जी, टैक्स बेस 0। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास नेट एसेट्स की ये वैल्यू आ रही है और मेरे पास डिफरेंस ही है सर 43,600, इस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक होनी चाहिए सर 40% के रेट से। 40% में इसलिए दे रहा हूँ कि सब्सिडरी का रेट है। अब बताएं सर, अगर मैं गुडविल कैलकुलेट करने जाऊं तो मैं कहूंगा जनाब कंसिडरेशन, ये मेरे पास है सर कोई 375। सर मेरे पास नेट एसेट्स एग्जिस्टिंग प्लस न्यू, ये मेरे पास सर 293,600। सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है 17,440 की। मेरे पास सर ये नेट एसेट्स जो बनते हैं वो इतने बनते हैं, और अगर मैं इनको नेट करूं तो सर मेरे पास 98,840,000 रुपीज़ की गुडविल बनती है। अब अगर इसको मैं अकाउंट फॉर करूं, जर्नल एंट्री पास करूं सर इसकी, तो आप कहोगे सर इसकी क्या हो गया भाई। जर्नल एंट्री मेरे पास आनी चाहिए सर सबसे पहले नेट एसेट्स। सर मैं अदर देन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये ले रहा हूँ, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को मैं अलग से दिखा रहा हूँ 17,440। सर मेरे पास गुडविल आ रहा है और मेरे पास से कैश जा रहा है। कैश जा रहा है सर मेरे पास 375 और गुडविल मेरे पास सर बैलेंसिंग फिगर भी निकालूं तो आ जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, एक और सवाल पे आते हैं हम सर। एक और हमारे पास बिजनेस कॉम्बिनेशन विद डेफर्ड टैक्स का क्वेश्चन है जिसमें नेट एसेट्स कोई 1,25,000 के हैं सर। आप देख रहे हो टॉप टॉप 2,24,000 की कंसिडरेशन है, वही कस्टमर लिस्ट, वही डेवलपमेंट कॉस्ट, वही कंटिजेंट लायबिलिटी, लेकिन बाद औकात सर सब्सिडरी के लॉसेज हैं जिसको 32,000 रुपए के लॉसेज हैं। और सर इन लॉसेज पे हमने डिस्कस भी किया था कि इसको डेफर्ड टैक्स एसेट बनाने के लिए आप ट्रीट कर सकते हो एज डिडक्टेबल डिफरेंस। इस पर डेफर्ड टैक्स एसेट बुक होना चाहिए क्योंकि कंपनी इसको आगे यूटिलाइज कर सकती है। लेकिन आप देखिए 32,000 रुपए के सब्सिडी के लॉसेज में सिर्फ 14,000 ऐसे है जो सब्सिडी यूटिलाइज कर पाएगी। ठीक है जी, बाकी सर यूटिलाइज नहीं कर पाएगी सब्सिडी। लेकिन जब पेरेंट ने सब्सिडी को खरीदा तो उससे जाकर टैक्सेशन अथॉरिटीज से कहा कि भाई इसके कुछ लॉसेज हम अपने पास यूटिलाइज करना चाहते हैं, और सर उसको अलाउ कर दिया गया। सर 12,000 रुपए के लॉसेज ग्रुप जो है वो यूटिलाइज कर सकता है। 32 में से 14 सब्सिडी खुद यूटिलाइज कर सकती है। 12 बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से सर अब पेरेंट यानी कंसोलिडेटेड बुक्स में यूटिलाइज हो पाएंगे। लेकिन याद रखना सर बाकी का अमाउंट अभी भी यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। ठीक है जी, तो अब आए जरा इसको कैसे अकाउंट फॉर करना है सर वो हम देख लेते हैं जनाब। मुझे बताएं सर, मैं अगर फिर वही बात करूं सारी वही हिसाब किताब देखें सर सारा, तो हमारे पास नेट एसेट्स हैं सर। सर इसकी फेयर वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस है सर और डिफरेंस है। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास जो नेट एसेट्स हैं वो कितने हैं सर, तो आप कहोगे 1,25,000। टैक्स बेस भी इनका यही है, डिफरेंस सर इनमें कोई नहीं है। ठीक है जी, नेट एसेट्स के बाद सर मेरे पास कस्टमर लिस्ट है कितने की बाबू, 16,000 की।
सर मेरे पास डेवलपमेंट कॉस्ट है जिसको सब्सिडरी एक्सपेंस आउट कर चुकी थी, लेकिन ग्रुप अकाउंट्स में इसकी इज्जत है सर, ये आ गया सर। फिर मेरे पास एक कंटेंजेंट लायबिलिटी है, वो है सर मेरे पास कोई 4200 की फेयर वैल्यू। फिर इसके बाद सर मेरे पास इस पे तो मैंने बुक कर लेना सीधा सीधा डेफर्ड टैक्स, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं सर मेरे पास जो नेट एसेट्स अभी बन रहे हैं इसके बगैर वो 178,800 बन रहे हैं। लॉसेस को 2 मिनट के लिए ना मैंने छोड़ दिया, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सर मेरे पास ये कितना है, तो 53,800 आ रहा है, ठीक है जी। अब इस 53,800 पे मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक कर रहा हूँ सर सब्सिडरी के रेट से 40% से। अब बताओ, फिर मैं आपको कह रहा हूँ जनाब डेफर्ड टैक्स एसेट ऑन लॉसेस, ठीक है जी। अब बताएं मेरे ये एक अलग से हेड है, टू बी यूटिलाइज्ड बाय पेरेंट और टू बी यूटिलाइज्ड बाय सब्सिडरी। कितने यूटिलाइज कर सकते हैं सर? पेरेंट कितने यूटिलाइज कर सकती है? 12,000। सब्सिडरी कितना यूटिलाइज कर सकती है सर? 14,000। सर पेरेंट जब यूटिलाइज करेगा अपने टैक्स रेट के हिसाब से, यानी 30% के हिसाब से सर करेगा। मैं इसको माइनस में रख रहा हूं क्योंकि एक एसेट है। सर सब्सिडरी इसको 40% के रेट पे यूटिलाइज करेगी। अब बताएं सर मेरे पास जो 21,520 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी वो रिड्यूस हो गई 12,320 रह गई। अब बताएं सर अगर मैं गुडविल निकालूं तो मैं कहूंगा सर मेरे पास कंसिडरेशन कितने की बाबू, कंसिडरेशन कितने की है? 2,24,000 की। अब बताएं सर मेरे पास नेट एसेट्स में सबसे पहले एग्जिस्टिंग प्लस न्यूली आइडेंटिफाइड कितना जी? 178,800। सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 12,320। सर अगर मैं इन सबको नेट करता हूं तो यह आती है सर मेरे पास 166,480। गुडविल मेरे पास आती है 57,520। और अगर मैं इसकी जनरल एंट्री पास करूं तो मैं एंट्री पास करूंगा सर सबसे पहले मेरे पास नेट एसेट्स अदर देन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वुड बी 12,320 नेट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट्स, गुडविल और कंसिडरेशन विच आई विल कॉल कि हमारे पास कैश है कितना जी? 224। ये आ रहा है सर मेरे को 57,520 का। एक एक चीज देखें मैं कंटिन्यूसली ऐड करता जा रहा हूं उसके अंदर, ठीक है जी। सर एक स्टेप आगे जाते हैं और हम एक सवाल देखते हैं। सर इसके अंदर देखें बिजनेस कॉम्बिनेशन के साथ साथ ना IFRS 2 का भी इन्वॉल्वमेंट है। और सिंस IFRS 2 हमने अभी पढ़ा नहीं है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, तो आपको मैं सिर्फ वो ट्रीटमेंट समझा के आगे चला जाऊंगा, बता के आगे चला जाऊंगा, डिटेल में IFRS 2 में जाके आपसे बात करूंगा उस पर, ठीक है जी। तो सर सबसे पहले आ जाए जनाब मेरे पास नेट एसेट, सर इनकी फेयर वैल्यू स्लैश कैरिंग अमाउंट, सर मेरे पास टैक्स बेसिस और मेरे पास डिफरेंसेस, ठीक है जी। सर मेरे पास इसके नेट एसेट्स जो एग्जिस्टिंग है वो मौजूद हैं सर, फेयर वैल्यू कोई 2 लाख रुपए की है, टैक्स बेसिस का सर 2 लाख ही है सर, डिफरेंस मेरे पास 0 का है सर। फिर मेरे पास कस्टमर लिस्ट एज यूजुअल 12,400, टैक्स बेस 0 मेरे पास सर, डिफरेंस आ गया। ये डेवलपमेंट कॉस्ट मैंने ले ली सर, ये आप देख रहे हैं एक 3 दफा हम देख चुके हैं सर इसको ऑलरेडी। 13,600 सर FBR ने इसको जो है वो पहले ही अलाउ कर दिया था एक्सपेंस के तौर पर, तो सर मेरे पास ये एसेट क्या लगा दूं? लेगा तेरे को तो बुखार चढ़ा हुआ मोहम्मद। इरम इरम यार इस लड़के को तो बुखार चढ़ा हुआ है। नहीं चढ़ा हुआ, झूठ मत बोल, नहीं चढ़ा हुआ, झूठ मत बोल। मोहम्मद को अभी तो सही था, सो के उठा। इधर आ, पैंट क्यों? अच्छा जी सॉरी यार, दरमियान में होल्ड के लिए फैमिली को भी देखना पड़ा, साथ साथ में सर डेवलपमेंट कॉस्ट आ गई मेरे पास। फिर सर मेरे पास कंटिंजेंट लायबिलिटी आ गई,
कंटिजेंट लायबिलिटी सर मेरे पास फेयर वैल्यू 6,700 रुपए की है सर, मेरे पास एक डिडक्टेबल डिफरेंस आ गया। अब सर ये वो असेस चीजें हैं जिसपे मैंने ये कर दिया सर, मेरे पास नेट एसेट्स आ गया कोई 2,19,300 के सर। इस पे मैंने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की 40% के रेट से। फिर मैंने सर लॉसेस को पिक किया, ठीक है जी। मैं यहां से कॉपी कर लूं ये सारी चीजें, डन है जी, ये उठा लें आप यहाँ कॉपी कर दें, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गए लॉसेस। लॉसेस हैं कितने सर जिसमें पेरेंट यूटिलाइज कर सकता है 21 और 12, ठीक है जी। 21 सब्सिडरी यूटिलाइज कर सकती है और 12 जो है वो पेरेंट यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है जी। और उस पर अकॉर्डिंगली मैंने डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर लिया, डन। अब मेरे पास सर डेफर्ड टैक्स एसेट। अच्छा, फिर इसके बाद एक और चीज है सर, वो आपने देखनी। एक और चीज है सर, वो ये है कि सर बाज़ औक़ात एक और चीज है सर, इसके अंदर एक चीज लिखी है, सब्सिडरी ग्रांटेड इक्विटी ऑप्शंस टू इट्स एम्प्लॉइज दैट आर फुली वेस्टेड। सर IFRS 2 हमने अभी तक नहीं पढ़ा सर। सब्सिडरी ने अपने एम्प्लॉइज से ये कहा कि तुम लोग मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें जो है वो शेयर्स दे दूंगा अपने, ठीक है जी। लेकिन जब पेरेंट ने सब्सिडरी को अक्वायर कर लिया तो पेरेंट ने सब्सिडरी से कहा तुम हट जाओ बीच में से, मैं इनको अपने शेयर्स दे देता हूं, तुम बीच में से हट जाओ। सब्सिडरी का ये बर्डन पेरेंट ने अपने ऊपर ले लिया। अब सर इस बर्डन पे जो पेरेंट ने अपने ऊपर लिया, जो सब्सिडरी के एम्प्लॉयज को इफेक्टिवली शेयर्स दे रहा है पेरेंट, सर्विस सब्सिडरी ने ली है, एक्सपेंस सब्सिडरी का है, पेमेंट कौन कर रहा है? पेरेंट कर रहा है सर। 14,000 रुपए की मार्केट वैल्यू है, लेकिन सर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 10,900 है, ठीक है जी। सर इन दोनों में फर्क रहेगा, ये हमने आगे जाके डिस्कस करना है IFRS 2 में, ठीक है जी। याद रखना सर FBR 10,900 पर डेफर्ड टैक्सेशन अलाउ करता है, वो भी जब ये शेयर्स फिजिकली पेरेंट सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को दे दे। अभी दिए नहीं है, अभी सिर्फ वादा किया है, ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब बताएं सर, मेरे पास इस 10,900 रुपए के ऊपर मैं डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर रहा हूं, शेयर बेस्ड पेमेंट मेड बाय पेरेंट। कितने का अमाउंट है सर ये? 10,900। और मैं सब्सिडरी के रेट से सर इस पर डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर रहा हूं, क्योंकि एक एक्सपेंस है जिसको FBR थोड़े टाइम बाद अलाउ करेगा, ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरे पास, मैं फिर रिपीट कर दूं सर, मैंने इसको डिटेल में नहीं बताया, इसको आगे हमने ठीक ठाक डिटेल में देखना है, जरा सा आगे जाने दो चीजों को। सर ये आगे मेरे पास डेफर्ड टैक्स एसेट। अब चीज याद रखना सर, किसने पैसे पे किए सब्सिडरी के बिहाफ पे? पेरेंट ने। तो अब जब गुडविल निकालोगे तो ये याद रखना कि पेरेंट ने दो चीजें पे की हैं सर सब्सिडरी के लिए। कंसिडरेशन कैश में पे किए, वो कितनी है जनाब? वो पे किया हमने 298,000, ठीक है जी। और हमने सर शेयर्स बेस्ड पेमेंट भी की है, कितने की सर? 14,000। मार्केट वैल्यू लेंगे हम सर, इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ टैक्स के लिए। क्यों? अब मैंने आपको बताया कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरे पास नेट एसेट्स, ठीक है जी, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू, ये मेरे पास 2,19,300। सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा तो सर मेरे पास नेट एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है जी। और सर मेरे पास इसमें कोई चीज है नहीं सर, मेरे पास और कोई चीज। तो सर अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो टोटल नेट एसेट्स आ रहे हैं वो इतने आ रहे हैं। और सर अगर मैं गुडविल निकालूं तो 85,150 रुपए का अमाउंट आता है, ठीक है जी। सर अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री पास करूं तो मैं कहूंगा सर मेरे पास नेट एसेट्स आए कितने के जनाब? सर मेरे पास नेट एसेट्स आए 2,29,000। सर मेरे पास इसके साथ ही साथ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की जगह इस दफा एसेट आया, ठीक है जी। फिर मेरे पास सर गुडविल भी आया है, ग्रुप अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। गया क्या है मेरे पास सर? एक तो कैश गया 298,000 का, ठीक है जी। सर इसको मैं यहां से लिंक कर देता हूं। और सर मेरे पास शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व्स, क्योंकि मैंने अभी तक शेयर इशू नहीं किया, इशू करूंगा तो सर शेयर कैपिटल क्रिएट कर दूंगा, ठीक है जी। वो कितने का जनाब? 14,000 रुपए का। आप चेक करें सर, ये एंट्री टाई हो रही है सर 3,12,000 और 3,12,000, ठीक है जी। सर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम जनाब। बस ये याद रखना कि सर अगर पेरेंट सब्सिडरी के बिहाफ पे सब्सिडरी के एम्प्लॉयज को अब उनकी सर्विस जो उसने सब्सिडरी को दी है उसके बदले सर अगर शेयर्स इशू करे तो सर पेरेंट अपने पास शेयर कैपिटल अपना क्रेडिट करेगी और इन्वेस्टमेंट डेबिट करेगी, क्योंकि हमने सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया, ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट ये आ गई, शेयर कैपिटल ये आ गया, ठीक है जी।
और सर ये याद रखना, चूंकि पेरेंट ने एक्सपेंस इनकर किया तो एफबीआर इस पर टैक्स डिडक्शन करेगा, लेकिन जब इशू होंगे तब, अब यहाँ इशू नहीं हुए, सिर्फ हमने सब्सिडी के एम्प्लॉयज को कह दिया तुम पेरेंट से नहीं लेना, हमसे ले लेना। ठीक है जी, ये ज्यादा क्लियर होगा जब आप डेफर्ड टैक्स IFRS 2 के साथ देखोगे। ठीक है, अच्छा जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 भी हम देख लेते हैं यार, एक छोटा नन्ना सा क्वेश्चन है। सर ये भी हमने देख भी लिया, वैसे मैं दोबारा देख लेता हूं सर। सर मुझे एक बात बताएं, पेरेंट सब्सिडी को गुड्स बेच रहा है, सब्सिडी पेरेंट को बेच रहा है, तो मैं अगर आपसे पूछूं सर मेरे पास पेरेंट ने ड्यूरिंग द पीरियड पेरेंट एंड सब्सिडी एट द फॉलोइंग सेल्स ट्रांजेक्शन, सर 50,000 रुपए की इन्वेंट्री बेची है, सेल्स है 50,000 रुपए की। ठीक है जी, मुझे बताओ कि इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है। सर इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर GP 20% ऑन सेल्स है तो 80% सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गए। ठीक है जी, अब वो आपसे कह रहा है कि सर ये मेरे पास टोटल है। अब इसमें से सर वो कह रहा है कि जो इन्वेंट्री लेफ्ट ओवर है, जो लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री बची हुई है जो पेरेंट और सब्सिडी वो 20,000 की है, तो सर इस पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 16,000 का आ रहा होगा। अब बताएं सर मेरे पास अनरियलाइज प्रॉफिट वो आ रहा होगा सर 4,000 रुपए से। ठीक है जी, तो एक चीज दिमाग में रखिएगा कि सर मेरे पास ग्रुप अकाउंट्स के हिसाब से इसकी कैरिंग अमाउंट स्टॉक की 16,000 होगी, लेकिन टैक्स बेस इसकी होगी कितनी, 20,000 रुपए। तो सर मेरे पास एक डिडक्टेबल डिफरेंस आ जाएगा 4,000 रुपए का, और इस डिडक्टेबल डिफरेंस पे सर आप बुक करोगे डेफर्ड टैक्स एसेट। लेकिन सर ये डेफर्ड टैक्स एसेट याद रखना उस बंदे के रेट से बुक होगा जिसके पास ये इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ये इन्वेंट्री है किसके पास सर, सर ये इन्वेंट्री पड़ी हुई है मेरे प्यारे भाई पेरेंट टू सब्सिडरी के पास, तो सर इस पर डेफर्ड टैक्स एसेट बुक होगा सब्सिडरी के रेट से, दैट इज 40%। ठीक है जी, इसी तरह सर अगर मैं ये दोबारा रिपीट करूं, यही ट्रांजैक्शन दोबारा रिपीट करूं सर, और इस दफा सर 40,000 रुपए की अमाउंट है। ठीक है जी, और 15% सर, तो इसका मतलब ये है कि सर मेरे पास कोई 85% की कॉस्ट है। सर मेरे पास जो लेफ्ट ओवर स्टॉक बचा हुआ है वो 14,000 का है, और अकॉर्डिंगली सर 11,900 21,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट है 2100 का। इस 2100 पे सर चूंकि होल्डर इसका पेरेंट है तो पेरेंट का रेट यानी 30% के हिसाब से डेफर्ड टैक्स बुक होगा। ठीक है जी, ये याद रखिएगा सर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो में। जितना अनरियलाइज गेन अनसोल्ड स्टॉक पे पड़ा होगा, जिसके पास स्टॉक पड़ा है उसके रेट से हम उस पर डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करेंगे, क्योंकि ग्रुप अकाउंट्स के हिसाब से इसकी कैरिंग अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी, टैक्स बेस उतना ही रहेगा। अच्छा जी, एक चीज याद रखिएगा कि सर जब आप एसोसिएट खरीदते हो, ठीक है जी, तो एसोसिएट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सर याद रखिएगा कि मिसाल के तौर पर सर मैंने इन्वेस्टमेंट की एसोसिएट में ₹1,00,000 की, ठीक है, कैश क्रेडिट कर दिया। थोड़े टाइम बाद सर एसोसिएट ने प्रॉफिट जब कमाया तो शेयर ऑफ प्रॉफिट से मुझे इनकम हुई, तो मैंने इन्वेस्टमेंट डेबिट कर दी सिर्फ 20,000 रुपए से। शेयर ऑफ प्रॉफिट है मेरा सर, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और मैं इसको डाल रहा हूं सर P&L में। अभी मिला कुछ भी नहीं है मुझे, मिला कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, मिला कुछ भी नहीं है मुझे, बस सर सब एसोसिएट ने प्रॉफिट कमाया तो मैंने अपनी इनकम बुक कर ली इक्विटी अकाउंट फॉर करते हुए। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कितनी है, आप कहोगे सर इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट है 1,20,000 का। याद रखिएगा सर इन्वेस्टमेंट का टैक्स बेस हमेशा उसकी कॉस्ट होती है, तो मेरे पास सर एक डिफरेंस आ रहा है 20,000 का, एक टैक्सेबल डिफरेंस है। अब इस टैक्सेबल डिफरेंस पे किस रेट से डेफर्ड टैक्स बुक किया जाए, सर याद रखिएगा इस पर आपने बुक करना है सर डेफर्ड टैक्स डिविडेंड के रेट से, क्योंकि हमें ये बात पता है कि सर ये वाले पैसे हमें डिविडेंड की फॉर्म में थोड़े टाइम बाद एसोसिएट दे देगा, तो जो डिविडेंड का टैक्स रेट है, ठीक है, आप उस पर बुक कर लें। लेकिन अगर मेरा इरादा एसोसिएट को बेचने का है, डिविडेंड से ये प्रॉफिट रियलाइज करने का नहीं है बल्कि बेच के कैपिटल गेन से रियलाइज करने का, तो फिर आप इस पे सर कैपिटल गेन के टैक्स रेट से डेफर्ड टैक्स बुक करें। मैं फिर रिपीट कर दूं सर, मेरे पास 20,000 रुपए का प्रॉफिट है जो एसोसिएट ने मुझे अभी तक नहीं दिया। अगर मैं आज अपने शेयर बेचूं ना तो लगभग 1,20 के बिक जाएंगे, तो ये 20,000 रुपए का प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन रियलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सबर करूं ना बेचूं तो सर ये 20,000 रुपए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मुझे मिल जाएंगे। तो सर जिस फॉर्म में आपको ये मिलने, अगर आप इसको बेचना चाह रहे हैं कैपिटल गेन के टैक्स रेट से इसको टैक्स करें, और अगर आप इसको सर बेचना नहीं चाह रहे, होल्ड करना चाह रहे हैं, तो डिविडेंड के रेट से इसको टैक्स करें। देखिए क्या करना चाह रहे हैं, वो कह रहा है जनाब द कंपनी इज प्लानिंग टू डिस्पोज ऑफ 40% ऑफ इट्स होल्डिंग, तो इसका मतलब है सर हम कैपिटल गेन के नाम पे इसका 40% रियलाइज करेंगे और 12,000 का गेन सर हम इस पे
60% के हिसाब से 12,000 का गेन हम डिविडेंड की फॉर्म में लेंगे। डिविडेंड पे टैक्स रेट है हमारा सर 12%, और सर कैपिटल गेन का टैक्स रेट है हमारे पास 0.175 यानी 17.5%। ठीक है जी। जो पार्ट तुमने बेचना है सर उस पर कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स बुक कर लो। ठीक है जी, कि यार ये मुझे कैपिटल गेन की फॉर्म में मिलेगा। जो पार्ट तुमने नहीं बेचना उसको आप डिविडेंड की फॉर्म में वो कर ले। तो सर मेरे पास जो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक होना चाहिए 2840 का, क्योंकि एक ऐसी इनकम है जो मैं अर्न कर चुका हूं लेकिन इस पर एफबीआर टैक्स नहीं लगा रहा, तो मैं इस पर नॉर्मल रेट से टैक्स नहीं लगाऊंगा। अगर मैंने होल्ड करना है एसोसिएट को तो डिविडेंड का रेट लूंगा, और अगर मैंने होल्ड नहीं करना डिस्पोज करना है तो मैं कैपिटल गेन का टैक्स रेट लूंगा। तो मैं करूं क्या सर, मैं अपने पास एंट्री पास करूं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट 2840, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के रेट कितने से 2840। ठीक है जी, जज़ाकल्लाहु खैरन सर।